चलो तो आज से सेट्स रिलेशंस एंड फंक्शंस में इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शंस, सेट्स पढ़ लिए, रिलेशंस पढ़ लिए, आज से फंक्शंस स्टार्ट करेंगे। और कुछ लोग अच्छे हैं पढ़ने में, आप लोगों को एक आइडिया होगा कि फंक्शंस ही एक्चुअली में मैथ्स का बेसिक्स है 11th-12th क्लास का। हमने पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया, भले पहले लॉगरिथम पढ़ लिया, कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक पढ़ लिया, बट एक्चुअली में मैथ्स का 11th-12th क्लास का पहला चैप्टर फंक्शन ही है। सेट्स रिलेशन भी है, बट एक्चुअल में जो फर्स्ट चैप्टर है बॉस वो फंक्शन ही था। फंक्शन के बगैर जो है वो मैथ्स स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग फंक्शन ध्यान से पढ़ेंगे। फंक्शंस पर ही मोटा मोटी मैथ्स का सारा ही चैप्टर बेस्ड है। यहाँ तक कि जो चैप्टर आपने पढ़ लिया ट्रिग्नोमेट्री, उस चैप्टर का नाम भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस था, है ना। आप यूज नहीं किए, पढ़ लिए, वो एक अलग बात है, बट फंक्शंस मैथ्स का एकदम बेसिक्स है, मतलब पहला चैप्टर मान सकते हो 11th-12th क्लास का, ठीक है। तो इट्स एन इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसको आप लोग समझेंगे। इसमें भी वही रिलेशन वाला ही लेक्चर है, केवल इंट्रोडक्शन है 11th में, फिनिशिंग इसका 12th में। मतलब जब तक तुम मैथ्स पढ़ते रहोगे तब तक फंक्शन तुमको पढ़ना है, जिस क्लास तक। अगर इंजीनियरिंग करोगे तो इंजीनियरिंग में मैथ्स ऑनर्स लेके अगर लाइफ में आगे बढ़ते हो तो उसमें फंक्शन चैप्टर अब आपका साथ थ्रू आउट जाएगा, तोड़ तोड़ करके पढ़ना है, ठीक है। 11th क्लास में टू बी प्रिसाइज आपको पूरा फंक्शंस नहीं पढ़ना है, इस चैप्टर में सेट्स का फंक्शन पढ़ना है। चैप्टर का नाम देख लो, सेट्स रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो 11th-12th क्लास में जो चैप्टर में आप फंक्शन पढ़ रहे हैं वो एक्चुअली में सेट्स से रिलेटेड वाला फंक्शन के बारे में पढ़ना, ठीक है। क्या होता है उसको अभी देखना। इसको अगर समझ में ये आ गया तो 3 मिनट के अंदर हम लोग समझ लेंगे फंक्शन किसको कहते हैं। और अगर नहीं समझ में आए तो 2 साल तक तुम स्ट्रगल करना, फंक्शन समझ में नहीं आएगा, ठीक। तो अपना दिमाग लगाना, थोड़ा बताना। सेट्स, 2 सेट बना रहे हैं हम लोग। ये 2 सेट है, ठीक है। ए सेट में कुछ एलिमेंट है, इसको अगर ऐसे एरो मार्क से बना रहे हैं, मान लो 5 एलिमेंट है, ए बी सी डी ई, ठीक है। और यहाँ पर बी सेट में कुछ एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक। कुछ बताओ, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। तो सबसे पहले आपने क्या पढ़ा था सेट्स में? ए बाई बी, ए मल्टीप्लाई वाला साइन। ए बाई बी करते तो क्या क्या आता है? A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7, फिर B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7, इस तरह से आप, तो वो होता है A बाई बी। उसके बाद कल परसों आपको बताया गया था कि सारे A बाई बी क्या, कुछ एलिमेंट्स अगर एक खास रूल रेगुलेशन फॉर्मूला से कनेक्टेड हो तो उसको हम लोग रिलेशन कहते थे। रिलेशन जो है वो पूरा ए बाई बी तो नहीं, बट सबसेट था ए बाई बी का। अगर 2 अलग अलग है तो ए बाई बी का, एक ही सेट का था तो ए बाई ए का, ठीक है। अब फंक्शन को समझना। अब फंक्शन जो है वो एक तरह का रिलेशन है, पहली बात तो अपने दिमाग में रख लेना। फंक्शन क्या है? फंक्शन एक तरह का रिलेशन है। मतलब अभी तुम जो भी समझोगे उसको हमेशा याद रखना, दुनिया में कोई भी फंक्शन हो वो रिलेशन जरूर होगा ऑन अ सेट पर, ठीक है। और रिलेशन को रिलेशन होने के लिए क्या होना चाहिए? ए बाई बी का सबसेट। तो सबसेट के लिए फिर आपको सेट्स पढ़ना है, सेट से सबसेट, सबसेट से रिलेशन, रिलेशन से फंक्शन अभी पढ़ेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखना, समझना। अब मान लो कि ये ए है और ये बी है, और इसके एलिमेंट्स को अगर हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब अगर ऐसा मान लो ये और ये, अरे समझ गए, ठीक है। तो क्या हुआ? किसी रिलेशन या फिर किसी रूल के तहत मैंने किसको कनेक्ट किया है? ए सेट के सारे एलिमेंट को बी सेट के सारे एलिमेंट के साथ। तो बोलोगे सर ये तो रिलेशन, इसमें खास बात क्या है? खास बात ये है कि देखो ए सेट का सारा एलिमेंट इसमें आ रहा है, कनेक्ट किए हैं। तो रिलेशन जब लिख रहे थे तो ऐसा कोई जरूरी नहीं था कि ए का सारा आना चाहिए, समझ में आ रहा है क्या? क्या अगर आप ए बाई बी के बीच में मेरा ये डायग्राम देख रहे हैं तो इसमें आप 2 चीज मेक श्योर करके ध्यान से देखेंगे। क्या क्या? ए सेट का सारा एलिमेंट कनेक्टेड है बी सेट के कितने भी एलिमेंट के साथ, उससे मेरे को मतलब नहीं है। ए सेट का सारा एलिमेंट क्या है? कनेक्टेड है, पहला चीज ये समझ में आ रहा है। दूसरा, ए सेट का सारा एलिमेंट एक ही बार कनेक्टेड है,
समझ आ रहा है? ए सेट का सारा एलिमेंट एक ही बार कनेक्टेड है, ऐसा खास रिलेशन को ही हम लोग फंक्शन कहते हैं। ठीक है, क्या समझे? फंक्शन को फंक्शन कहलाने के लिए पहले उसका रिलेशन तो होना कंपलसरी है। अब ऐसा रिलेशन होना चाहिए जिसमें ए सेट का सारा एलिमेंट कनेक्टेड होना चाहिए। बी सेट के बारे में बात नहीं कर रहा मैं, बी सेट में किसी के साथ हो, ए सेट का सारा एलिमेंट कनेक्टेड होना चाहिए और एक ही बार कनेक्टेड होना चाहिए। उस तरह के रूल रेगुलेशन रिलेशन, खास तरह के रिलेशन, रूल, फॉर्मूला, कनेक्शन, टेक्निक, मेथड, रूल, इसको हम लोग फंक्शन कहेंगे। ठीक है, समझ आ रहा है? जैसे इसमें ये जो है वो एक फंक्शन था और फंक्शन को लिखने का तरीका आज के बाद हम लोग ऐसे करेंगे, ए से बी। ये जानना, ये एरो मार्क का काम बहुत ज्यादा है। इसका मतलब है ए सेट से एलिमेंट हम लोग बी से एक साथ जो है वो हम लोग मिला रहे हैं। ठीक है, क्या क्या होना चाहिए अगर ऐसा फंक्शन है तो क्या होना चाहिए? हिंदी में बताओ। ए सेट का सारा एलिमेंट, ए सेट का कंप्लीट एलिमेंट्स कनेक्टेड होना चाहिए और सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार। तो ऐसा खास रिलेशन को ही हम लोग फंक्शन कहेंगे ऑन अ सेट। इसका मतलब है दुनिया का हर फंक्शन जो होगा सेट वाला वो रिलेशन कंपलसरी होगा, बट दुनिया का हर रिलेशन जरूरी नहीं है कि फंक्शन हो। और ठीक है, इसी चीज को बच्चों इंग्लिश में भी लिख लो। हिंदी में तो आप लोग समझ ही गए होंगे। कोई चीज मैथ्स का इतना बेसिक्स है कि हिंदी वगैरह में नोट्स बना लिया करो, बाद में काम आता है। बट इंग्लिश में भी लिखना हो तो ऐसे करके लिख लेंगे। अच्छा, कुछ लोग समझ गए ना, ये फंक्शन का डेफिनेशन नहीं है, ये फंक्शन इन सेट्स का है। चैप्टर का नाम फंक्शन है ही नहीं, चैप्टर का नाम सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस है। ये जो 11th 12th वाला आप लोग ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो आउट एंड आउट फंक्शन का नहीं है, वो सेट वाला फंक्शन का है। सिलेबस ऐसा है, मेरे हाथ में थोड़ी है। ठीक है, तो सेट वाला फंक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे? लेट ए एंड बी, ये दो नॉन एम्प्टी सेट्स होना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए? एक ऐसा खास रिलेशन होना कंपलसरी है। फंक्शन को फंक्शन होने के लिए रिलेशन होना कंपलसरी है। अब वो रिलेशन है तो वो ए बाई बी का सबसेट तो होना ही चाहिए। खास बात क्या होना चाहिए? फॉर ईच ए बिलोंग्स टू सेट ए, मतलब ए सेट में कोई भी एलिमेंट हो उसका एक आंसर एक बी सेट में होना चाहिए कंपलसरी। ए सेट का कोई एलिमेंट खाली नहीं छूटना चाहिए। और दूसरा, जब तुम फंक्शन लिखोगे तो नो टू ऑर्डर्ड पेयर्स इन एफ, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर में जब लिखोगे तो पहला एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। पहला एलिमेंट सेम नहीं होने का यही मतलब है कि ए सेट का सारा एलिमेंट जो है वो एक ही बार आएगा। दो बार आएगा तब तो ऐसे दो बार आता तो ये पहला एलिमेंट रिपीट कर जाता, बट बोल रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए। फंक्शन लिखते समय फंक्शन में जब ऑर्डर्ड पेयर लिखोगे पहला एलिमेंट एक ही बार आना चाहिए। एक से ज्यादा बार आया तो वो हो सकता है रिलेशन हो, बट वो फंक्शन नहीं होगा। इसका मतलब अगर सिर्फ सेट्स का बात करें तो दुनिया का हर फंक्शन रिलेशन होगा, बट हर रिलेशन जरूरी नहीं है कि फंक्शन हो जाए। ठीक है, अच्छा, कुछ लोग समझ रहे होंगे सेट्स पे ये डेफिनेशन है, एक्चुअली में क्या है? तो एक्चुअल में भी यही डेफिनेशन है, समझाने के लिए सेट्स के थ्रू समझाया जाता है। एक्चुअली में सेट्स का कंट्रीब्यूशन ही मैथ्स में इतना ही है। सेट्स को अलग अलग फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस को कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए ही समझाया जाता है। ठीक है, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन शुरू करने से पहले, फंक्शन का टाइप्स क्या होता है, उसका क्वेश्चन क्या होता है, वो शुरू करने से पहले आप लोग पहले बताइएगा कि फलाना एग्जांपल जो मैं पढ़ रहा हूँ वो फंक्शन का है या नहीं है, केवल उतना बताना है। ठीक, तो ये मान लो ए सेट है, ये बी है, कुछ एलिमेंट लिख देते हैं यहाँ पर और यहाँ पर कुछ कर देते हैं 3 4 5, यहाँ पर ए बी सी, यहाँ पर कुछ भी डी ई एफ जी एच। ठीक है, ये मान लो कनेक्ट किया इसके साथ, ये कनेक्ट किया इसके साथ, ये कनेक्ट किया इसके साथ और ये कनेक्ट किया इसके साथ। बताओ ये फंक्शन होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि ए सेट का तो सारा एलिमेंट तो है कनेक्टेड, लेकिन बी जो है इसका जो दूसरा वाला एलिमेंट है वो 2 बार कनेक्ट हो जा रहा है बी सेट के एलिमेंट के साथ। इसी वजह से ये रिलेशन तो है बट ये फंक्शन नहीं है। क्लियर? और तो इसमें बताओ फिर
अब बताओ होगा क्यों? और एक ही बार है, इसका नाम AD होता है, इसका नाम BD होता है। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन यही होता है, AD BD और CG। ये देखो B सेट वाला में आ रहा है 2 बार, तो आए ना, B सेट का तो बात ही नहीं हो रहा है, 2 बार आए 4 बार आए उससे मतलब नहीं है। A सेट का सारा एलिमेंट, और वो ऐसे देख करके ही पता चलता है, A अलग है, B अलग है, C अलग है, यही बताया जा रहा है। फंक्शन को फंक्शन होने के लिए रिलेशन होना पहले कंपलसरी है, और उसके बाद हम लोग देख लेंगे कि जब लिखेंगे फंक्शन वार तो ऑर्डर्ड पेयर इसी को बोलते हैं। ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट है वो अलग अलग होना चाहिए, और टोटल ए सेट का सारा एलिमेंट होना ही चाहिए। वही नहीं हो रहा है तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। और हमारा बस तो गई हो, तो इसको भी कुछ बताओ। ये बताओ, ठीक है, तो ये है, तो ये भी फंक्शन है और ये भी फंक्शन है, और ये फंक्शन नहीं, ये फंक्शन नहीं है, रिलेशन हो सकता है, और ये है, और ये वाला बता दो। ये वाला लेकिन नहीं हो, क्यों? ए सेट का एक एलिमेंट जो है वो छूट जा रहा है, तो इस वजह से अगर ये ए से बी का फंक्शन का बात होता तो इट इज नॉट ए फंक्शन। क्यों? क्योंकि ए सेट का कुछ एलिमेंट इसमें छूट जा रहा है। ये ठीक है, ये ठीक है, इसी के बारे में हमें पढ़ना है। इसमें कोई डाउट? तो अब आगे का चीज सुनना अच्छे से। ये तुम लोग बताए ये फंक्शन है, और ये भी तुम लोग बता रहे हो ये फंक्शन है, ये फंक्शन है बताए हो, और ये फंक्शन है, ये फंक्शन नहीं है, और ये फंक्शन नहीं है। यहाँ तक कोई डाउट? अब देखो, अगर यहाँ तक समझ गए तो जब फंक्शन जब पहचान रहे हो तो ए सेट का जो सारा एलिमेंट होगा उसी को हम लोग डोमेन ऑफ अ फंक्शन कहेंगे। अगर ये फंक्शन ए से बी का है, अगर तुम कंफर्म कर रहे हो कि ये फंक्शन है, तो ए सेट में मौजूद सारा एलिमेंट डोमेन ऑफ अ फंक्शन कहलाएगा। रिलेशन का क्लास आप लोग किए थे, रिलेशन में भी फंक्शन, रिलेशन में भी डोमेन लिखने के लिए पहले रिलेशन लिख लेते थे, ऑर्डर्ड पेयर में सेट कर लेते थे। ऑर्डर्ड पेयर में सेट करने के बाद जो पहला वाला एलिमेंट होता था उसी को डोमेन कहते थे। तो वही चीज तो है, अभी भी फंक्शन लिख रहे हैं, फंक्शन कंफर्म कर रहे हैं, लिखते समय जब ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे तो ए सेट का जितना भी एलिमेंट होगा वही जो है डोमेन कहलाएगा। ठीक है, जैसे इस केस में ए बी सी डी मान लो होता, और ये कुछ भी होता 1 2 3 4, तो फंक्शन क्या हो गया? A1 B2 C3 D4। तो ये जो पहला वाला एलिमेंट है, और रिलेशन भी ऐसे लिखते थे, रिलेशन में भी पहले रिलेशन लिख लेते थे, फिर उसका पहला वाला एलिमेंट एक और सेट में अरेंज करके लिख देते। तो अभी भी वही करेंगे, कल तक उसको डोमेन ऑफ रिलेशन कह रहे थे, अब इसको लिखोगे क्या था? A B C D, ये डोमेन ऑफ अ फंक्शन हो जाएगा। तो हर फंक्शन रिलेशन है ही, हर रिलेशन जरूरी नहीं है कि फंक्शन हो। यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट? अब ये जो दूसरा वाला एलिमेंट दिख रहा है, यही तो रेंज था रिलेशन में, अभी भी होगा, अभी भी होगा, अभी भी इसका रेंज कितना हो जाएगा? अभी भी इसका रेंज जो है वो आपका 1 2 3 4 होगा। ठीक है, मजे की बात यह है, जो कि अक्सर बच्चे लोग गड़बड़ कर देते हैं, डोमेन जो है वो एक्चुअली में ए सेट का एलिमेंट है, रेंज जो है वो जरूरी नहीं है पूरा बी सेट का एलिमेंट हो। इस एग्जांपल में तो आ गया बाई चांस पूरा बी सेट का एलिमेंट, इसमें तो आ रहा है, बट यहां पर अगर देखो ये भी तुम बताए हो ना, इसका डोमेन देखो, इसका डोमेन कौन था? एबीसी, तो पूरा आ गया, फिर से सेट है, पूरा आना ही है। फंक्शन अगर ए से बी का है तो ए सेट का सारा एलिमेंट फंक्शन का डोमेन होगा ही होगा, बट रेंज देखो, इसका रेंज कितना तुम बता रहे? तो रेंज अगर आप देख रहे हैं तो केवल डी और जी आ रहा है, जो कि पूरा बी सेट के बराबर कहाँ आया? इस बार बी सेट में तो बहुत सारे एलिमेंट था, तो ये बी के बराबर तो नहीं आया, बी का सबसेट है ये कह सकते हो,
और यू कैन से कि इसी में से आएगा। बी सेट का सारा एलिमेंट आ जाए गारंटी नहीं है, बी सेट के एलिमेंट में से आएगा रेंज। समझ में आ रहा है? तो डाउट, तो जो बी सेट है उसको हम लोग कोडोमेन कहते हैं। वो जो बी सेट है दैट इज आवर कोडोमेन। डोमेन, रेंज और कोडोमेन में अंतर समझ में आया आप लोगों को? इस केस में डोमेन ए था, ए हमेशा डोमेन ही होगा। बी सेट वो जरूरी नहीं हो हमेशा रेंज हो, इस केस में था वैसे। इस केस में जो बी सेट का जितना एलिमेंट था वही रेंज भी था, बट इस सेट में आप देख रहे हैं बी सेट का सारा एलिमेंट रेंज में नहीं है, लेकिन उसी में से है रेंज। तो जो पूरा बी सेट है उसको हम लोग कोडोमेन कहेंगे, जो कि जरूरी नहीं है हमेशा बी सेट के बराबर हो। डोमेन हमेशा ए सेट के बराबर होगा, कंपलसरी है। कोडोमेन हमेशा बी सेट के बराबर हो, इसका कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट इसमें? यही अभी लिखेंगे इंग्लिश में इसको, तब तक आप अपने लैंग्वेज में लिखिए, फिर मैं इसको तरीके से डेफिनेशन में भी लिखवाता हूँ। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो अगर समझ गए हो तो डेफिनेशन भी लिख लिया जाए। टॉपिक है डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। क्लियर रखना, नहीं रखने पर सबको तकलीफ होगा, तुमको, मेरे को, सबको। ठीक है, ये मैथ्स का बेसिक चैप्टर है। जैसे कि फिजिक्स के क्लास में अपन हमेशा बोलते हैं वेक्टर, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब बिना सीखे हुए फिजिक्स मत पढ़ा करो 11th क्लास का। उसी तरह से फंक्शन, डोमेन, रेंज, कोडोमेन, रिलेशन, सेट्स, सबसेट्स, इनइक्वालिटीज, ये सब पहले सीखो, फिर बात करो कि मैथ्स में हमने क्या सीखा 11th में, क्या नहीं सीखा 12th में। तो अगर एक फंक्शन है ए से बी का, अगर फंक्शन है ए से बी का, फंक्शन को फंक्शन कहलाने के लिए जो होना है वो आप लोग अभी बता दिए थोड़ी देर पहले। अगर कंफर्म है कि ये फंक्शन है तो सेट ए में मौजूद सारा एलिमेंट को हम लोग डोमेन कहेंगे। बी सेट में मौजूद सारे एलिमेंट को हम लोग कोडोमेन कहेंगे। और जो जो एलिमेंट ए का बी के साथ कनेक्टेड होगा उस फंक्शन पे, उसको हम लोग रेंज कहेंगे। ठीक है, जैसे कि ये अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ए में है ए बी सी, बी में है 1 2 3 4 5, और एक फंक्शन मैंने अपने से ऐसे ही बना दिया है क्वेश्चन के हिसाब से, ऐसे अपने से ए से 1, बी से 2, सी से 5। तो फंक्शन में कौन हो जाएगा? ए से 1 मतलब A1, B3, C5। डोमेन पहला वाला कोऑर्डिनेट A, B, C, जो कि एक्चुअली में पूरा सेट A होना ही चाहिए, कंपलसरी है। रेंज कौन हुआ? दूसरा वाला कोऑर्डिनेट 1 3 5, 1 3 5, जो कि आप देख रहे पूरा बी सेट के बराबर कभी हो भी सकता है, कभी नहीं भी हो सकता। इस केस में नहीं है। इस केस में बी सेट में 1 2 3 4 5 है। फंक्शन अगर ए से बी है तो जो बी वाला सेट है उसको हम लोग कोडोमेन कहेंगे। ये बी के बराबर होगा, डोमेन ए के बराबर होगा, और ए सेट का जितना एलिमेंट बी सेट के एलिमेंट के साथ कनेक्टेड होगा, रेंज केवल उसको कहेंगे। ठीक है, चलो भाई, तो अभी फटाफट हम लोग पढ़ लेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस। अब कुछ लोग बोलेंगे फटाफट कैसे पढ़ सकते हैं, तो बहुत बड़ा टॉपिक है। मैं तो बोल ही रहा हूँ बहुत बड़ा टॉपिक है, बट क्लास 12th लेवल पर बहुत बड़ा टॉपिक है। 11th में आपको फंक्शन का केवल टाइप जानना है, इस पर क्वेश्चन, इस पर ग्राफ, इस पर कंसेप्ट, वो आपको 11th में नहीं, 12th क्लास का बहुत बड़ा, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है। जो लोग फ्लाइंग वाले लोग हो बच्चों, आप लोग के लिए मेरा पर्सनल एडवाइस है कि मेरे इसी चैनल के प्लेलिस्ट में 12th क्लास का, अगर आपको फंक्शन 11th का समझ में आ रहा हो और टेस्ट वेस्ट का 11th क्लास का कोई प्रेशर नहीं हो, आराम से 12th क्लास का फंक्शन प्लेलिस्ट पे जाकर के देख लो, कंफर्म समझ में आ जाएगा। बट 11th में सिर्फ जानना है टाइप्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, इसी में पहला नंबर फंक्शन है हमारा 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन नाम से ही पता चल रहा है। क्या डेफिनेशन देखिए, फंक्शन को फंक्शन कहलाने के लिए ए सेट का सारा एलिमेंट कितने बार आना चाहिए? वो तो एक ही बार आना चाहिए। ए सेट का तो अब हो गया, वो तो एक ही बार आए। अगर बी सेट का भी सारा एलिमेंट नहीं, जो भी एलिमेंट इंक्लूडेड है वो अगर एक ही बार आ रहा हो, कुछ छूट जाए तो छूट जाए, उससे आपको मतलब नहीं है। बी सेट का एलिमेंट एक ही ए सेट के एलिमेंट के साथ कनेक्टेड हो, तो वैसे फंक्शन को हम लोग 1 1 फंक्शन कहते हैं। ए सेट का तो सारा एलिमेंट एक ही बार आएगा, वो तो कंपलसरी है। बी का एलिमेंट अगर एक ही बार आए, बी का एलिमेंट एक ही बार आए, तब उस तरह के खास फंक्शन को हम लोग
1 फंक्शन कहते हैं। 12th में इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ना है, 11th में केवल आपको इन सबका डेफिनेशन देखना है, ठीक है। हाँ भाई, दूसरा फंक्शन है मेनी वन फंक्शन, ठीक है। दूसरा है मेनी वन, नाम से ही पता चल रहा है। 1 फंक्शन में हमने पढ़ा कि बी सेट का सारा एलिमेंट एक बार, ए सेट का तो अब बात ही नहीं, क्योंकि ए सेट का तो एक ही बार आ सकता है। बी सेट का अगर एलिमेंट एक से ज्यादा बार अगर आ सकता हो, बी सेट का एलिमेंट एक से ज्यादा बार आ सकता हो, तो वैसे फंक्शन को हम लोग मेनी वन फंक्शन कहेंगे। जैसे इस डायग्राम में देख रहे हो, इसका नेमिंग अगर कुछ कर देते ए बी सी डी, इसका 1 2 3 4, तो फंक्शन का क्या बना, बोलो, A1 B1 C4 D2, तो फंक्शन तो ये है ही, बट आप देख रहे हैं बी सेट का एलिमेंट एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो हो सकता है, ए का तो हो ही नहीं सकता है, बी का अगर एक से ज्यादा बार हो गया तो उस तरह के फंक्शन को हम लोग मेनी वन फंक्शन कहेंगे, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है इनटू फंक्शंस, ठीक है। नाम से आप लोग अभी तक समझ गया, फंक्शन को फंक्शन होने के लिए ए सेट का सारा एलिमेंट तो आना ही चाहिए, बट बी का बात नहीं हो रहा। बी सेट का अगर सारा एलिमेंट नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं, वो फंक्शन होगा, बट वैसे फंक्शन को हम लोग इनटू फंक्शंस कहते हैं। जैसे कि एक फंक्शन है, सामने लिखा हुआ, आप क्या देख रहे हैं, बी सेट का सारा एलिमेंट नहीं आ रहा मेरे फंक्शन में, मत आए। ए सेट का अगर नहीं आता तो वो फंक्शन ही नहीं होता है। बी सेट का अगर एलिमेंट्स नहीं आ रहा फंक्शन में तो ना आए, वैसे फंक्शंस को हम लोग इनटू फंक्शंस कहते हैं। मैथ्स के भाषा में बात करें तो जो रेंज लिखेंगे वो कोडोमेन के बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसा अगर हो जाए तो वो फंक्शन जो है वो इनटू फंक्शन कहलाएगा, है ना। कोडोमेन में तो पूरा बी सेट था ना, पूरा बी सेट तो कोडोमेन है, बट रेंज में पूरा बी सेट नहीं आ रहा है, वैसे फंक्शंस को हम लोग इनटू फंक्शंस कहेंगे। याद रहेगा सबको। और अगर सारा आ जाए तो ऐसा भी तो हो सकता है, बी सेट का ए का तो सारा आना ही चाहिए, वो तो कंपलसरी है, बट बी का भी अगर सारा आ जाए, एक बार है 4 बार है उससे मतलब नहीं है, बी सेट का सारा एलिमेंट आ जाए तो वैसे फंक्शंस को हम लोग ऑन टू फंक्शंस कहेंगे। मतलब ऑन टू फंक्शन में बी सेट का सारा एलिमेंट एफ में आना चाहिए, और यू कैन से दैट मैथ्स के भाषा में रेंज और कोडोमेन बराबर होना चाहिए, तब जाकर के वैसे फंक्शंस को हम लोग ऑन टू फंक्शंस कहते हैं। 2 बार है, 4 बार है, 6 बार है, उससे मतलब नहीं है। बी सेट का कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, तब ऐसा फंक्शन जो है वो ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। ए का तो छूट ही नहीं सकता है, बी का भी ना छूटे, तो वैसे फंक्शन को हम लोग ऑन टू फंक्शन कहेंगे। याद रहेगा। और जो मैथ्स में सबसे ज्यादा बार इस्तेमाल होने वाला फंक्शन है, ठीक है। और ये जो लास्ट फंक्शन है बच्चे, इसको समझ लेना, यही सबसे मेजर फंक्शन है। अच्छा, मेरे बोलने पर तो नहीं हो जाएगा सबसे मेजर, सभी फंक्शन इंपॉर्टेंट है, बट ज्यादातर जो आपका फंक्शन है क्लास 11 12 क्लास में, वो 1 1 ऑन 2 का है। नाम से ही समझ में आ रहा है 1 1, मतलब बी सेट का सारा एलिमेंट कितने बार आना चाहिए, एक ही बार। ए का तो एक बार आएगा ही, वो तो डेफिनेशन ही है, बी का भी एक बार। और ऑन टू बोलने का क्या मतलब हुआ कि बी का कोई एलिमेंट छूट भी नहीं जा रहा है, ऐसा फंक्शन को हम लोग 1 1 ऑन 2 कहते हैं। 1 1 ऑन 2 फंक्शंस को बाइजेक्टिव फंक्शंस कहते हैं। और मैथ्स में 90-95% जो आपका सिलेबस बनाया गया है 11th का 12th का, और टू बी प्रिसाइज 9th का 10th क्लास का, वो सारा फंक्शन ज्यादातर 1 1 ऑन 2 है। ज्यादातर हमारे क्वेश्चंस 1 1 ऑन 2 पर है। क्वेश्चंस टाइप्स ऑफ फंक्शंस का 11th में नहीं 12th में पढ़ना है हमें। 11th में सिर्फ सिंपल फंक्शन का डोमेन, रेंज, को डोमेन निकालना है, जो कि हम लोगों को एक क्लास में लगेगा। एक क्लास में आई विल मेक श्योर कि आपका 11th क्लास में स्कूल लेवल पर फंक्शन क्लियर हो जाए, ठीक है। तो मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।